गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मेरे तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। ईश्वर से ये प्रार्थना आप सभी स्वस्थ रहें, साथ ही साथ पढ़ाई में भी आपकी रुचि बनी रहे। मेरे बच्चों, आज मैं जो 4 कहानियाँ बची हैं उनमें से एक कहानी का सारांश देने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मजबूरी। मजबूरी। मेरे बच्चों, पहले इस कहानी के पात्रों से आपका परिचय करा दूं। इस कहानी में 4 प्रमुख पात्र हैं। पहला है बूढ़ी अम्मा, जिस पर पूरी कहानी निर्धारित है। दूसरा पात्र है रामेश्वर, जो बूढ़ी अम्मा का पुत्र है। तीसरी पात्रा रमा है, जो रामेश्वर की पत्नी है और बूढ़ी अम्मा की बहू है। और चौथा पात्र बेटू है, जो रामेश्वर का पुत्र है। मेरे बच्चों, यह कहानी 2 पीढ़ियों के 2 जनरेशन के विचारों के टकराव की कहानी है। विचारों के टकराव की। हम जानते ही हैं, जैसे जैसे समय बदल रहा है, नई पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी की सोच, उनके कार्य, सब कुछ अलग है। जैसे इस कहानी में, पहले हम इस कहानी के मुख्य बातों का जिक्र आपसे करूं। जैसे इस कहानी में दिखाया गया है कि बच्चों के आरंभिक दाखिला के लिए, अर्थात कितने उम्र में बच्चों को विद्यालय में दाखिल कराना चाहिए। मेरे बच्चों, पहले यह कर सकते हो कि हम लोगों के ज़माने में पहले बच्चों को विद्यालय में दाखिला कराने से पहले हमारे अभिभावक, गार्जियन ये देखते थे कि बच्चे की अंगुलियां पेंसिल संभालने लायक हुई है या नहीं। बच्चे अध्यापक की बात को सुनकर अपने दिमाग में बैठाने वाले अभी तक बने हैं कि नहीं। जब बच्चे समझदार हो जाते थे, तब उन्हें विद्यालय में दाखिला करा जाता था। इस बीच में बच्चों की उम्र 5 साल 6 साल की हो जाती थी। लेकिन आजकल नए जनरेशन में कहीं तो 2 वर्ष के बच्चे को भी, 2.5 वर्ष के बच्चे को भी दाखिला करा दिया जाता है। प्लेवे स्कूल में बच्चा वहीं खेलेगा भी, वहीं पढ़ना सीखेगा भी। लेकिन पहले 6 वर्ष का हो जाने के बाद ही उसका एडमिशन होता था, और आज 2.5 वर्ष का, ध्यान दो, 3.5 वर्ष का अंतर हो गया। मेरे बच्चों, क्या उचित है? पहले वाला समय ठीक था या आज वाला समय ठीक है? बताना मुश्किल है, क्योंकि पहले का सिस्टम, रीति रिवाज, नियम, कायदे कानून पहले के अनुसार थे। जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत कम बच्चे करते थे, उनके लिए उम्र सीमा नहीं थी। लेकिन आजकल IIT में एडमिशन के लिए, PMT क्वालिफाई करके MBBS में एडमिशन के लिए एक एज लिमिट। आजकल पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, आजकल बच्चों को पढ़ाई में दौड़ाया जाता है। इस कहानी में भी 2 जनरेशन के टकराव की बात है। बूढ़ी अम्मा पुराने जनरेशन की है और उनकी बहू रमा नए जनरेशन की। हर परिवार में मेरे बच्चों, हर परिवार में पुराने जनरेशन और नए जनरेशन के बीच जो टकराव है, आज भी है, हर परिवार में है।
माता पिता की कुछ बातों से हमारे बच्चे मतलब कि पूरी तरह से सहमत नहीं होते, क्योंकि उनके विचार अलग हैं, माता पिता के भी विचार अलग हैं। ये एक अंश को दिखाया गया है दाखिले के। दूसरी बात, बच्चों की परवरिश का, ये मेन बात है मेरे बच्चों। इस कहानी में मुद्दा उठाया गया है बच्चों की परवरिश। जैसे पहले बच्चों की परवरिश माता पिता अपने ढंग से करते थे, अपने ढंग से उसके पहले बच्चे बहुत प्यार पाते थे। माताएं अपने पास लेकर सोती थीं, बच्चे को सुलाने के लिए लोरियां गाती थीं। आजकल तो बच्चों को लोरी क्या होती है बच्चे कहाँ समझेंगे। किसी को लोरी कैसी गीत है। जैसे माता यशोदा बालक श्री कृष्ण को सुलाने के लिए लोरी गाती थी ताकि भगवान श्री कृष्ण बालक श्री कृष्ण हो जाए। आजकल लोरी का कहीं नहीं। तो प्रकार से मोबाइल से कोई मधुर ध्वनि वाला गीत बजा दो, बच्चा सो जाएगा। ये बात। दूसरी बात, परवरिश में पहले बच्चों को माँ का दूध पान करने के लिए अधिक मिलता था, लेकिन नई पीढ़ी में बच्चे माँ के दूध पान की जगह बोतल का दूध पान करते हैं। मेरे बच्चों ये भी अंतर। पहले बच्चों की परवरिश में बच्चे अपने माता पिता के सीने से चिपटे रहते थे। आजकल बच्चे नौकरानियों के हाथ में पल कर बड़े होते हैं। कई इसमें बातें दिखाई गई इस कहानी में, कई बातें। पहले के बच्चे माता पिता के आज्ञाकारी होते थे, आज भी है। ये नहीं मैं कहता कि आजकल हमारे बच्चे माता पिता के आज्ञाकार नहीं, माता पिता के हर आज्ञा का पालन करने वाले हैं, हर आज्ञा का। लेकिन हाँ, आज जमाने में कुछ ऐसे हैं जो माता पिता की हर बात का पालन नहीं करते। मेरे बच्चों, इसमें तीसरी बात ध्यान देना, ये धरती बड़ी नहीं है, उतनी की उतनी ही है। लोग पहले कम थे, फिर भी सारे कार्य समय पहुंच जाते थे। आज हर परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ गई है, फिर भी काम पूरे नहीं हो पा रहे। क्यों? अचानक लोगों की व्यस्तता बढ़ गई। मेरे बच्चों, इस कहानी में जब सारांश दूंगा, अभी मैं देने जा रहा हूँ, एक एक बातों को आप लोगों के सामने मैं उठाऊंगा, आप इस पर गौर करिएगा। जैसे एक और, पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में क्या अंतर है वो भी देख लीजिए। शुरुआत में ही दिखाई, बूढ़ी अम्मा का इकलौता पुत्र है रमेश। वो मुंबई में सरकारी नौकरी करता है, सरकारी नौकरी। वह अपनी माँ से मिलने के लिए, उसके पिता भी है, उनका जिक्र कहीं नहीं है, थोड़ी देर के लिए 1-2 सेंटेंस में उनका जिक्र खत्म किया गया। जो एक आयुर्वेदिक दवा का दवाखाना चलाते हैं, एक छोटा सा दवाखाना है जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, वैद्य हैं, डॉक्टर नहीं है, सच पूछो तो वैद्य है। आयुर्वेदिक दवा बेचने वाले वैद्य कहलाते हैं। तो वे वैद्य हैं, उनका पूरा दिन डिस्पेंसरी में, दवाखाने में ही व्यतीत हो जाता है। घर में भरा पूरा परिवार है, पुत्र है, बहू है, उनका पोता भी है, बेटू, लेकिन घर में बूढ़ी अम्मा अकेले रहती है। पति हैं, वो दिन भर दवाखाने में रहते हैं, खाने भर के लिए आते हैं, फिर दवाखाना चले जाते हैं। बूढ़ी अम्मा के साथ बात करने वाला कोई नहीं है। हाँ, उनके घर में एक नौकरानी है जिसका नाम
नर्मदा है। मेरे बच्चों, नर्मदा ये नौकरानी है, ये नौकरानी है। नौकरानी से ही बुढ़िया माँ बातें करती है, टाइम पास हो जाता है, उनका समय व्यतीत हो जाता है। पति है, वो भी बुढ़िया माँ तो बुढ़िया है, पति भी वृद्ध हो गए, वो दवाखाने में रहते हैं, परिवार तो चलाना पड़ेगा। उनका पुत्र रामेश्वर 3 साल बाद अपनी माँ से मिलने आता है। 3 साल बाद माँ की, बुढ़िया माँ की एक ही शिकायत रहती है कि उसका बेटा कम से कम एटलीस्ट साल में एक बार और से मिलने आया करे। हर बार माँ से मिलने आता है 3 साल बाद। माँ से यह कर जाता है कि माँ मैं 1 साल बाद आ जाऊँगा आपसे, चला जाता है, वो बात भूल जाता है। अब वो भूल जाता है या उसकी मजबूरी है, अब रामेश्वर जाता है, लेकिन वो 3 साल बाद ही आता है। कहानी का आरंभ रामेश्वर के आने की खबर से होती है। रामेश्वर के आने की खबर से, रामेश्वर के आ रहा है, 2 दिन बाद आ रहा है। बूढ़ी काकी, बूढ़ी अम्मा एकदम बूढ़ी हो चुकी है, उनके घुटने, ये कोहनी घुटने हमेशा दर्द करते रहते, फिर भी अपने बेटे के आने की खुशी में वह अपने घर को लाल मिट्टी से लिपाई कर रही है, घर की लिपाई कर रही है ताकि घर सुंदर दिखे। खड़िया मिस चौक, वाइट कलर चौक, उसको पानी में घोल कर रखी ताकि बाहर की दीवारों को, लाल रंग की दीवार की पुताई, ऊपर से सफ़ेद रंग के खड़िए से उस पर चित्र बनाया जाए। बेटे के आने की खुशी रखी हुई कि नर्मदा आएगी तो उसे बाहर को रंगवा देगी, भीतर लाल रंग, बाहर सफ़ेद रंग। मेरे बच्चों भूल गई है, चलना भी उसके लिए मुश्किल है, काम करना की तो बात छोड़ो, लेकिन बेटे की आने की खुशी में ये होता है माँ का प्यार। माँ का प्यार। मेरे बच्चों, कितना भी जनरेशन बदल जाए, कितना भी समय बदल जाए, लेकिन माँ के प्यार में कोई बदलाव नहीं आता। माँ त्याग की जो मूर्ति प्राचीन काल में थी, आज भी माताएं हमारी त्याग की मूर्ति है। उनके त्याग में, बलिदान में, प्यार में, ममत्व में, स्नेह में आज भी कोई कमी नहीं दिखाई देती। मेरे बच्चों, तुरंत अपने घुटने के दर्द की, कोहनी के दर्द की परवाह किए बिना वो आंगन लिपने बैठ जाती है, आंगन लिपने लगती। उसी बीच घर की नौकरानी सुबह उठने के साथ ही, सर्दी का मौसम है, बुढ़िया माँ भूल जाती है कि उसे ठंड लग रही है। बस उसके मन में केवल एक ही बात है कि उसका बेटा रामेश्वर आ रहा है। वो आंगन गोबर को लिपने लगती है। नर्मदा आती है, कहती है, अरे क्या करी हो माँ? घर की नौकरानी नर्मदा, अरे क्या करी हो, तुम्हारा दर्द कहाँ गया? कहते तुम नहीं जानती, मेरा बेटा आ रहा है। नर्मदा कहती, अरे क्यों उस बेटे के लिए आने पर इतनी खुश हो रही हो? अरे वो हर साल आता, साल में 2 बार आता, खुश होती तो मैं कहती। 3 साल बाद आ रहा है। लेकिन बुढ़िया माँ तुरंत नाराज हो जाती है। बेटा भले ही 3 साल बाद आ रहा है मिलने, हर बार कहकर जाता है कि 1 साल बाद आएगा, लेकिन वो 3-3 साल बाद आ रहा है। फिर भी बेटे के खिलाफ नर्मदा के मुख से निकलने वाली बातें बुढ़िया माँ को कष्ट पहुँचाती है। बुढ़िया माँ डांटते हुए कहती है, खबरदार नर्मदा, मेरे बेटे के बारे में कुछ मत कहो। नर्मदा चुप हो जाती है। वो जानती है कि बुढ़िया माँ को बेटे की शिकायत थोड़ी भी पसंद नहीं, बहुत प्यार करती है। भले मेरे बच्चों, भले रामायण में भी एक जगह जिक्र है, मेरे बच्चों, एक बात मैं बताऊं, थोड़ा अलग से प्रसंग बता रहा हूं। अपने पुत्र भरत को
गद्दी दिलाने के लिए माता कैकेयी ने राम को 14 वर्ष के लिए वन भेजा। जब भरत ननिहाल से आए और माँ के कार्यों के बारे में जानकारी लिए, वे माँ के विरुद्ध हो गए। उन्होंने माँ को माँ कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तब मैं माँ कहूँगा जब तू जा करके बड़े भैया राम को वापस लाने के लिए अनुरोध करोगी। मेरे बच्चों, वहाँ जब गई राम के पास में चित्रकूट में, वहाँ जाकर भरत के साथ गई, वहाँ जाकर कैकेयी ने राम से क्या कहा मेरे बच्चों, राम से क्या कहा, हे राम, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। आज यह भी कथन गलत हो गया है। कहती है सही, पुत्र भले ही कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन आज माता कुमाता हो गई। उसके स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि माँ कभी अपने पुत्र के विरुद्ध जा नहीं सकती। वहाँ कैकेयी ने ये भी कहा कि हे राम, यदि उकसाई गई भरत से हूँ, हे राम, तुम्हें वनवास कराने के पीछे भरत का कोई उद्देश्य नहीं था, मेरा अपना स्वार्थ था। भरत ने मुझसे कुछ नहीं कहा, भरत ने मुझे उकसाया नहीं कि भैया राम को जंगल भेजो, वही करिए। हे राम, यदि उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान पुत्र भी खो, जैसे मैंने अपने पति को खोया है मैं पुत्र भी खो दूँ। कहने का मतलब मेरे बच्चे इस प्रसंग में यही बातें हैं कि माँ कुछ भी, उस समय कैकेयी को बोध हो गया था कि उसने बहुत बड़ा गलत काम किया। माँ जो त्याग की मूर्ति होती है, वो अपने बेटे भरत से भी अधिक राम को अपना पुत्र मानती थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसके मन में क्या आ गया कि उसने राम को वनवास भेज दिया। अब पछता रही थी, वही दुआई दी कि हे मेरे पुत्र राम, मेरा हृदय वही है, आज भी तुम पुत्र के रूप में मेरे दिल में बसते हो। माँ का दिल कभी बदलता नहीं। वही है यहाँ मेरे बच्चों, बुढ़िया माँ भले ही बेटा 3 साल बाद आता था, लेकिन कभी भी अपने बेटे के खिलाफ किसी के मुख से एक भी अवसर सुनना नहीं चाहते। बुढ़िया मैंने कहा छोड़ो, ये लो, वहाँ एक बर्तन में सफ़ेद खड़िया चौक भिगो कर रखा है, जाकर बाहर पुताई कर दो। चली गई, पुताई करके आई, तब तक बूढ़ी काकी उठने की कोशिश की, घुटने जुड़ गए थे, सर्दी का मौसम, ऊपर से घुटने का दर्द, आह करके बैठी रह गई। तुरंत नर्मदा की चिल्लाई, नर्मदा आई, बूढ़ी अम्मा को उठाई, उनका हाथ पैर धुआई और चारपाई पर लेटाई। कह कि अरे अम्मा क्यों इतनी मेहनत करती हो? कहा कोई बात नहीं, बेटा आ रहा है। ये होता है माँ की खुशी। शाम तक नर्मदा काम करती रही। नर्मदा जब घर जाने लगी, बुढ़िया माँ ने कहा नर्मदा रुको रुको रुको। आई पास में, देखो रास्ते में दूध वाले का घर है जो दूध देता है, जाते समय उसको बोल देना कि कल से, क्योंकि उस बुढ़िया माँ का पुत्र रामेश्वर कल आने वाला, कल से अधिक दूध दिया करे। क्यों? क्योंकि बेटू आ रहा है, बेटू रामेश्वर का पुत्र। और दूसरी बात, नर्मदा तुम अपने कपड़े लेते आना, कल से तुम घर नहीं जाओगी, काम अधिक हो जाएगा, यहीं रहना, यहीं खाना, यहीं सो जाना। इतना समझाने के बाद नर्मदा को भेजकर बुढ़िया माँ सोचने लगती है। क्या सोचती है मेरे बच्चे? हाँ, मेरा रामेश्वर अभी भी आता है तो मेरे गोदी में सर रखकर सो जाता है। रामेश्वर देखो माँ का प्यार, माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए, अपने बेटे के सिर को भले पैर में जान रहे, अपने बेटे के सिर को पैर पर रखने में संकोच नहीं करती। पैर दुखता नहीं, दर्द करता है। कहती है अब की बार भी रामेश्वर आएगा तो मेरे पैर पर ही, गोदी में ही माथा रखकर सोएगा। लेकिन नहीं, अब की बार उसे अपने गोदी में सर रखने नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि अब की बार
मेरी गोदी में तो बेटू रहेगा। अब मेरा छोटा रामेश्वर वो रहेगा, उसको मैं अपने गोदी में रखूंगी। बहुत खुश होती है। और रामेश्वर के पुत्र बेटू को, क्योंकि पिछली बार जब रामा और रामेश्वर आए थे, याद रखो मेरे बच्चों, उस समय बेटू का जन्म हो गया था। 2 महीने का था। कितने महीने का? 2 महीने। 3 वर्ष बाद रामा और रामेश्वर आ रहे थे। क्यों आ रहे थे इसका भी कारण मैं बताऊंगा। अर्थात 3 वर्ष बाद बेटू आ रहा था। उसकी उम्र हो गई थी 3 years 2 months, 3 साल 2 महीने का बेटू की उम्र हो गई थी। वो लोग आ रहे थे। मेरे बच्चों सोच रही है, बेटू तो उस समय 2 महीने का था, मुझे टुकुर टुकुर देखता था, पहचानता था। अब की बार आएगा तो मैं उसे हमेशा गोदी में खिलाऊंगी, हमेशा उसे अपनी गोदी में खिलाऊंगी। सुलाने के लिए लोरी गाऊंगी। एक आध लोरी वो गुनगुनाती है, लेकिन मेरे बच्चों बुढ़ापे में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। हर बातें याद नहीं रहती, हर गीत याद नहीं रहते। एक आध पंक्तियाँ लोरी की ही वो गा पाती है, उसके बाद सब भूल जाती है। कहती है, हाँ जब रामेश्वर था मुझे सभी लोरियाँ याद थी, लेकिन आज घर में कोई और बच्चा हुआ होता तो मैं लोरी को भूलती नहीं, लेकिन कितने साल हो गए घर में कोई बच्चा था ही नहीं, इसीलिए मैं सारी लोरियाँ भूल गई। मेरे बच्चों यहाँ तक यह आरंभ का दृश्य। अब हम आ रहे हैं दूसरे दिन, जिस दिन रामेश्वर को आना था। सुबह से ही बूढ़ी अम्मा काम में जुटी। काम में कैसे, क्या क्या काम की? दूध आ गया, दूध को गर्म करके रख दी, पानी गर्म कर दी, सर्दी का मौसम था कि बेटा और बहू नहाएंगे। सब्जी, किताब में है तरकारी, प्योर भोजपुरी लफ्ज, सब्जी काट कर रख दी कि बेटा जो ही आएगा तुरंत सब्जी बना करके उसे खाना खिला दूंगी, ताकि बेटे से अधिक देर तक बातें कर सके, है ना। दूध गर्म कर रख दी कि चाय बना करके उसे पिलाया जा सके, और बेटू को भी दूध पिलाया जा सके। अधिक से अधिक बेटू को गोदी में ले और रामेश्वर से बातें करें। मेरे बच्चों थोड़ा और दिन चढ़ा, घर के सामने एक टांगा आकर रुका, उसमें से रामा रामेश्वर उतरे, बेटू भी उतरा। दौड़कर बुढ़ी अम्मा बेटू को गोदी में लेने गई, ले भी ली, लेकिन बेटू रोने लगा। तुरंत बुढ़ी अम्मा ने बेटू को रमा के हवाले किया, बहू रखो, एक आध दिन में हमसे परस जाएगा, हमको पहचान लेगा, तब मैं अपने पास रखूंगी। ध्यान देते चलना मेरे बच्चों। यहीं पर पहली मजबूरी जिक्र कर दिया। बेटे से प्यार करने के कारण अम्मा मजबूर थी कि 3 वर्ष बाद भी बेटा आता था, उसके आने की खुशियां मनाती थी, क्योंकि वो माँ थी। दूसरी मजबूरी मेरे बच्चों अब सामने आ रही है। रामा को दूसरा पुत्र होने वाला था, और 2 बच्चों का लालन पालन वो एक साथ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो आई थी कि इस बार बेटू को बुढ़िया माँ के पास छोड़कर जाएगी, ताकि दूसरे बच्चे को जन्म देकर उसकी परवरिश कर सके। बुढ़िया माँ से रमा ने तुरंत जब मेरे चाय के लिए रमा ने कहा, अम्मा अब ये बेटू आपके पास ही रहेगा। ध्यान देते चलना, सिडीडिन से ये नहीं कहा कि परमानेंटली आपके पास रहेगा, हमेशा ही। उसने कहा, अम्मा बेटू अब आपके पास रहेगा, मुझसे 2 बच्चों की परवरिश एक साथ नहीं हो पाएगी। बुढ़िया बात समझ गई कि दूसरा बच्चा होने वाला। मेरे बच्चों तुरंत बुढ़िया मैंने कहा ईश्वर से, हे प्रभु
आज मेरी बहू ने रमा को तो ले लिया, रामेश्वर को तो ले लिया, बेटू के रूप में रामेश्वर मेरा लौटा दिया। अब मेरे बच्चों, जिस बूढ़ी अम्मा के शरीर में जान नहीं थी, घुटने कोहनियाँ दर्द से परेशान रहते थे, वो दिन भर बेटू को अपने गोदी में लिए गांव-गांव में घूमती, घर में जो भी आता सबको वो खुशखबरी देती कि आज से बेटू हमारे पास रहेगा, मैं इसकी परवरिश करूँगी। वो इस बात को इतना फैला देना चाहती थी कि आगे चलकर कभी उसकी बहू रमा बेटी को ले जाने की बात भी सोचे तो उसको शर्म आ जाए। मेरे बच्चों, बहुत खुश हुई। 20 दिन रुकी रमा, उसके बाद कुछ दिन अपने मैके चली गई, मैके गई, वहाँ से आई। इस 20 दिन में बेटू पूरी तरह से बूढ़ी अम्मा से घुल मिल गया। जब वो मैके जा रही थी 2-4 दिन के लिए, तो बेटू ने जिद नहीं किया, वह बूढ़ी अम्मा के पास ही रह गया, दादी माँ के पास। आई, उसके बाद रमा और रामेश्वर दोनों बम्बई चले गए। लेकिन जाने से पहले याद रखो मेरे बच्चों, रामेश्वर ने, ध्यान देते चलना मेरे बच्चों, एक बात मेरी गांठ बांध देना, रामेश्वर ने माँ को खुश करने के लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे, बहुत सारी साड़ियाँ, घर में सामान भर दिया। बुढ़िया मैंने कहा, बेटा अरे इस बुढ़ापे में इन रंगीन छपी हुई साड़ियों का क्या मतलब, ये मेरे किसी काम की नहीं है। यदि तू देना ही चाहते हो तो एक वादा करो बेटा कि तू 1 साल में कम से कम एक बार हमारी खबर लेने जरूर आ जाना। मेरे बच्चों, मेरा प्रश्न है तुमसे, क्या रामेश्वर अपनी माँ को कपड़े दे दिया? क्या वो माँ के खर्च को भुला दिया? क्या कपड़े दे देने से क्या माँ खुश हो गई? कपड़े न देकर वो 1 साल बाद आने के वचन देता और वो आ भी जाता, किससे अधिक माँ को खुशी होती? कपड़े से या 1 साल बाद आने से? 1 साल बाद आने से। मेरे बच्चों, कपड़ा, लाता, मिठाई, ये सब देने से माँ बाप खुश नहीं होते। माँ बाप की खुशी, कैप्टन भाई, माँ बाप की खुशी संतान को आंखों के सामने देखने से ही हो जाती है। दिल गदगद हो जाता है। बच्चे दूर रहते हैं, वो खुशी नहीं। कपड़े पाकर माता पिता खुश नहीं होते, माता पिता बच्चे के चेहरे को देखकर खुश हो जाते। चला गया, वादा किया, ठीक है माँ, मैं 1 वर्ष बाद आ जाऊँ, 1 वर्ष बाद आ जाऊँ। इस बीच जाने से पहले रमा ने अम्मा को कुछ काम सिखाया। अम्मा बूढ़ी अम्मा पुराने जमाने की थी, उनको घड़ी देखने नहीं आता था, क्योंकि बेटू बोतल से दूध पीता था। अम्मा अपने बेटे रामेश्वर को कभी बोतल से दूध नहीं पिलाई। जब बच्चे को भूख लगी अपना दूध पिला देती थी, लेकिन यहाँ तो नियम दूसरा था। वो कभी बोतल साफ नहीं की थी, कभी दूध कितना गर्म होना चाहिए कि नहीं थी, कितने बजे दूध देना वो भी नहीं जानती थी। वो तो अपने तरीके से रामेश्वर को पाल पोस कर बड़ा की थी। अब आजकल नए सिस्टम में ये हो गया कि इतने बजे ही दूध देना चाहिए। घड़ी भी देखने नहीं आता। दवाखाने से उसने घड़ी मंगाई, बुढ़ापे में उसने घड़ी का टाइम देखना सीखा, बोतल धोना सीखा, बोतल में दूध भरना सीखा। कभी दूध भरते समय दूध गिर जाता, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बूढ़ी अम्मा रमा से क्षमा मांगती, बहू क्षमा कर दो, अगली बार ये गलती नहीं। जब वो पूरी तरह से दूध भरना सीख गई तब रमा गई, 1 महीना रुक करके गई। मेरे बच्चों, गई इधर बेटू बूढ़ी अम्मा के पास पलने बढ़ने लगा। बूढ़ी अम्मा के पास सोता, उनकी उंगली पकड़ कर सोता, लोरी सुनकर सोता। जब भी बूढ़ी अम्मा बाहर जाती, उनका उंगली पकड़ कर बाहर जाता। कोई फेरी वाला आता, हर सामान बूढ़ी अम्मा से जीत करके खरीदवाता। मेरे बच्चों, उसकी गलती नहीं थी, ये बचपन की आदतें होती हैं जो हर बच्चों में नेचुरली स्वाभाविक रूप से पाई जाती है।
ऐसे करते करते जाते समय जब रमा गई थी, उन्होंने कहा था अम्मा बेटू का किसी स्कूल में दाखिला करवा दे, क्योंकि उस समय जब लाया थी 3 साल 2 महीने का हो गया था। रमा के अनुसार बेटू का दाखिले का समय आ गया। उसी समय 1 साल बीत गए, रामेश्वर नहीं है। वादा करके गया था ना कि 1 साल बाद नहीं आया, केवल रमा आया, रमा आया। लेकिन मेरे बच्चों एक बात बताना भूल गए, यहाँ से जाने के बाद रमा को दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई। जब ये खबर बुढ़ी अम्मा को मिली, अम्मा ने ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद किया, हे प्रभु तूने मेरी सुन ली। अब रमा के पास एक और बेटा हो गया, अब नीचे ही बेटू की मांग नहीं करेगी, बेटू मेरे पास पल बढ़कर बड़ा होगा और वो अपने छोटे बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। 1 साल बाद जब रमा आई, उसने छोटे बेटे का नाम पप्पू रखा। पप्पू, मेरे बच्चों पप्पू अभी गोदी में था, आई क्या देखी कि बेटू की आदत और बिगड़ गई, अर्थात वो 4 साल का हो गया था। ये भी उसने देखा कि बुढ़ी अम्मा ने उसका किसी विद्यालय में दाखिला नहीं किया। आई फिर बुढ़ी अम्मा से कह कर कि बेटू का दाखिला करवा दीजिएगा, फिर से वो चली गई। वहाँ से पत्र लिखती रही, दाखिला करवाइए। हर बार बुढ़ी अम्मा कहती रही चिंता मत करो बहू, मैं दाखिला करवा दूंगी। तीसरी बार जब रमा आई तो 1 साल बाद आई, तीसरी बार आई तो उसमें 2 साल लगे। 2 साल और 1 साल बाद आई, फिर 2 साल लगे, मतलब बेटू की उम्र टोटल 6 साल। अब तो रामा पूरी तरह नाराज हुआ। उसने रामेश्वर से कहा कि आप माँ से बोलिए कि आप लोग इस बार बेटू को ले जाएंगे। रामेश्वर पुत्र था, कैसे माँ से कह सकता था। रामेश्वर की मजबूरी थी कि वो माँ से लड़ नहीं सकता। उसने कहा मुझको बीच में मत डालो, ये तुम्हारी बात है और रामा की बात है। इतना कहकर वो चला गया। रामा भी अब देखी कि यदि मैं मीठे ढंग से बोलूँगी तो मेरे बेटू का जीवन खराब हो जाए। उसने बूढ़ी माँ से कहा, बूढ़ी अम्मा से, माँ यदि आप मेरे बेटे के जीवन को बिगाड़ना नहीं चाहती, बनाना चाहती है, तो मेरे बेटे को मेरे साथ जाने दीजिए। बूढ़ी अम्मा के दिल को बड़ा कष्ट पहुंचा। क्या किया रे? अरे मैं कैसे बेटू के जीवन को बिगाड़ूंगी? हर कोई जानता है कि महाजन को मूलधन से ज़्यादा प्यारा ब्याज होता है, वैसे ही हर माँ बाप को अपने पुत्र से ज़्यादा पोता प्यारा होता है। मैं कैसे उसके जीवन को बिगाड़ूंगी? वो ऐसी बात थी जो बूढ़ी अम्मा के दिल को गहरी चोट पहुँचाई। उसने कहा ठीक है बहू, ले जाओ, मैं रोकूंगी नहीं। उन्होंने, बूढ़ी अम्मा ने दवाखाने में एक और नौकर था जिसका नाम था शिबू, उसको पैसे देकर कहा कि देखो बहू जा रही है, बेटू को ले जा रही है, तुम भी साथ जाओ, क्योंकि रामेश्वर तो पहले चला गया था। जाओ, यदि बेटू का वहाँ मन नहीं लगे तो तू अपने साथ लेते आना। लेकिन एक बात याद करना, ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे बहू जीत करके ले गई है, हे प्रभु मेरे बेटू का मन मुंबई में अपने माँ के साथ जहाँ रहती है लग जाए, वहाँ खुश रहे। हे प्रभु यदि ऐसा हो गया तो मैं 1.25 रुपये की प्रसाद चढ़ाऊंगी। 1.25 रुपये का, पहले के ज़माने में 1.25 रुपये मायने रखा, 1 रुपये 4 आने, 1.25 रुपया मतलब 1 रुपया 4 आना। लेकिन बूढ़ी अम्मा के दिल में ये बात थी कि ईश्वर कभी हमारी इच्छा को दबाएगा नहीं, निश्चय ही मेरा बेटू वहाँ मानेगा नहीं
और शिबू के साथ लौट आएगा। लेकिन शहर पहुंचकर, अब चूंकि वो 6 साल का हो गया था, शहर पहुंचकर बेटू को अनेक साथी मिल गए, खेलने कूदने के लिए अच्छी जगह मिल गई, वहाँ उसका मन लग गया। शिबू आया, 2-4 दिन ठहर कर आया, बुढ़िया माँ से कहा, अम्मा अब प्रसाद चढ़ा ही दो। बेटू वहाँ अन्य बच्चों के साथ घुल मिल गया है, अब वो नहीं आएगा। बुढ़िया माँ ने कहा, पूछा क्या बेटू का वहाँ मन बहल गया? विश्वास नहीं हुआ बुढ़िया माँ को शिबू की बात पर। कहा कि हाँ खुश है, यही तो तुम चाहती थी कि बेटू का मन वहाँ बन जाए। माँ अब खुश हो जाओ, अब 100 रुपया लाओ, मैं प्रसाद चढ़ा कर लाऊं और मोहल्ले में बांटूं। बुढ़िया माँ निराश होकर घर में गई, 100 रुपया लाई और नौकर शिबू को दी, मिठाई लाओ, पड़ोस में बांटो, घर में चली गई। मेरे बच्चों, यही कहानी। मजबूरी थी रामेश्वर की कि वो माँ से बेटू को ले जाने की जिद नहीं कर सकता। बेटू को रखने की मजबूरी थी बुढ़िया माँ को, क्योंकि घर में उनके साथ बातें करने वाला कोई नहीं था। अंत में बेटू को रमा के साथ भेजने की बुढ़िया माँ की मजबूरी थी, क्योंकि बेटू उनका पुत्र नहीं था, पोता था और रमा उसकी माँ थी। रमा को रोक नहीं सकती थी, मजबूरी थी। फिर से अकेले रहना, अकेले पढ़ना और अपने बेटे और पूरे परिवार के लिए 3-3 साल तक इंतजार करना बुढ़िया माँ के लिए मजबूरी थी। इसलिए मेरे बच्चों, इस कहानी का शीर्षक मजबूरी। अगले पीरियड में मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, एक ही पीरियड में एक्सप्लेनेशन समाप्त करूंगा मेरे बच्चों, और तीसरे पीरियड में इसका क्वेश्चन आंसर। पोएम में तो एक दिन उसका मूल भाव एक्सप्लेनेशन हो जाता था, दूसरे पीरियड में मैं क्वेश्चन आंसर भी दे देता था डिस्कशन के साथ। लेकिन कहानियों को ख़त्म करने के लिए मेरे बच्चों 3 पीरियड लग रहे हैं, 3 पीरियड। आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। हमारे बच्चे सभी स्वस्थ रहे आप लोग। धन्यवाद।